स्टूडेंट्स, डीएलएड फर्स्ट ईयर के पेपर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि शिक्षण में शिक्षण अधिगम में सामूहिक संसाधन। क्योंकि अधिगम के लिए एक शिक्षक मतलब बालक के लिए अधिगम के लिए बहुत सारे शिक्षा शास्त्र या मनोवैज्ञानिकों ने इस बात पर बल दिया है कि बालक को अगर आप शिक्षित करना चाहते हो, समझाना चाहते हो, तो उसके आसपास के वातावरण को ही वो आपको चुनना चाहिए। तो आसपास के वातावरण में सामूहिक संसाधन क्या है? व्यक्ति की अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने रीति रिवाज, अपने आर्थिक जो गतिविधियां हैं, वह व्यवसाय आदि सब कुछ क्या है, वह उसके समुदाय के वे अंग हैं, समुदाय की क्रियाओं के वे हिस्से हैं और यही सामुदायिक संसाधन है। तो ये सामुदायिक संसाधन एक शिक्षक जब अपना शिक्षण कार्य करता है तो उसमें इन सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करके और बालक को विभिन्न प्रकार की जानकारियां अर्जित करने में या शिक्षा के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदान करने में सहयोग कर सकते हैं। इसीलिए सामुदायिक संसाधन जो कि शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, ये एक बहुत आवश्यक संसाधन है जो कि शिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो हमें समझना है कि सामुदायिक संसाधन कौन से हैं और एक शिक्षक उनका शिक्षा के अंदर किस तरह से उपयोग कर सकता है। तो सामुदायिक संसाधन सामुदायिक संसाधन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो बहुत सारे बालक के आसपास बहुत सारे ऐसे सामुदायिक संसाधन हैं जिनका कि शिक्षक शिक्षा में उपयोग करके और शिक्षा में भागीदार बना सकता है। तो पहला है मानवीय संसाधन। अब मानवीय संसाधनों में क्या है जो कि मानव के द्वारा उपयोग मतलब उसके नियमित रूप से उपयोग में लाते हैं, जैसे कि रीति रिवाज, रस्में, है ना, फिर परंपराएं, विश्वास, है ना, ये सारी चीजें, सभ्यता, संस्कृति, ये सारी चीजें मानवीय संसाधन है। अब इनकी निश्चित है कि जैसे परंपराएं, विश्वास, रीति रिवाज, जैसे कि अंधविश्वास का बालक में समाज में बहुत बोलबाला है। अब शिक्षक जब समझा रहा है तो अंधविश्वास क्या है और वास्तविक विश्वास क्या है, किन पर विश्वास करना चाहिए, क्या चीज हमारे लिए नैतिक मूल्यों से संबंधित है, इन चीजों को स्पष्ट रूप से अनुभव करने का शिक्षक बालक को अवसर देता है। अर्थात एक शिक्षक जब बालक को शिक्षा प्रदान करता है तो वो इन उदाहरणों के रूप में इनका उपयोग करता है और उसमें बालक को समझने का, स्वयं समझने के अवसर उसको प्रदान करता है कि उसे स्वयं या तो विचार या अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहेगा या उनके उस क्रिया को स्वयं उस क्षेत्र में जाकर, जैसे रीति रिवाज, परंपराएं, जैसे हमारे जैसे हैं कि कौन कौन से जैसे विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाते हैं तो उनमें कौन कौन से हम रीति रिवाज, तो उसके लिए डिस्कस करेगा, कक्षा में चर्चा करेगा। या फिर बालक को उन रीति रिवाज जिस समय जैसे दीपावली का उत्सव मना रहे हैं तो उस समय उसको उससे संबंधित ध्यान केंद्रित करेगा, बालक स्वयं उस कार्य को करेगा तो उससे संबंधित जो परंपराएं हैं, जो रिवाज हैं, जो मूल्य हैं, उनको जानेगा और समझेगा, उसके पीछे के मूल कारणों को जानेगा और उसके वास्तविकता को समझेगा। अर्थात ये जो मानवीय संसाधन है वो बालक के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। और शिक्षक जैसे कि पर्यावरण के दृष्टिकोण से, पर्यावरण विषय के अंतर्गत बालक के सर्वांगीण विकास के सभी क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण में शिक्षक इसका उपयोग करके और इन मानवीय संसाधनों का क्योंकि बालक को पर्यावरण से परिचित कराने में ये बहुत बड़ा सहयोग करते हैं, इसीलिए इनका उपयोग करके और शिक्षा में सहयोग दिया। दूसरा है भौगोलिक संसाधन।
भौगोलिक संसाधन जैसे नदी, पहाड़, नाले, झरने, सड़क जो है ये हमारे कहना चाहिए कि सारी जो समुद्र, बांध आदि, रेगिस्तान आदि सारी चीजें हमारे इसके अंतर्गत आती हैं। नदी, पहाड़, झरने, वन, रेगिस्तान, ठीक है ना, समुद्र, है ना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। अब जब शिक्षक किसी भी प्रकरण को पढ़ा रहा है, जैसे भूगोल प्रकरण को पढ़ा रहा है, भूगोल में ले रहा है कि भाई हमारे जल के स्रोत कौन कौन से हैं, तो जल के स्रोतों में इनको पढ़ाएगा, फिर इनको पढ़ाएगा, फिर समुद्र को पढ़ाएगा, फिर जो भी है और झरने वगैरह। तो बालक को प्रत्यक्ष इनका अनुभव यानी कि उनको देखने का अवसर प्रदान करे, बालक को स्वयं को उनके बारे में ढूंढने के अवसर को प्रदान करे कि भाई आप कुएं, बावड़ी आदि कहाँ कहाँ से जल लेकर आते हो, तो जल के स्रोत बालक नहीं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये भौगोलिक स्रोत है इनका वह ये सामुदायिक संसाधन है और इनका शिक्षण में प्रयोग करके उनका प्रयोगात्मक रूप से कहो, चाहे अनुभव के आधार अनुभव प्राप्त करने के लिए कहो, या फिर शिक्षा प्रदान करके फिर उनका निरीक्षण करने को कहो कि भाई कक्षा में समझा दे, आप खुद निरीक्षण करके और उससे संबंधित सूचना, जैसे बालक को कहा कि भाई जल के अमुक अमुक स्रोत होते हैं, यहाँ से हम यहाँ पर अमुक अमुक इस तरह से हम जल को प्राप्त करते हैं। अब आपके आसपास कौन कौन से जल स्रोत हैं, आप उनका की सूची बना के लाओ। तो जो कक्षा में पढ़ाया गया बालक प्रत्यक्ष रूप से उनको जाकर ढूंढेगा, पता करेगा, जैसे कहीं पे नलकूप है, हैंडपंप है, कहीं पे कुआं है, कहीं बावड़ी है, कहीं पर नदी है, कहीं तालाब है, तो ये इन सब की सूची बनाकर बालक लेकर आए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो भौगोलिक संसाधन है ये बालक को एक तरह से कहा जाए कि अपने आसपास के जहाँ वातावरण को समझने में और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त करने में सहयोग करता है। दूसरा जो संसाधन है वह है आर्थिक संसाधन। आर्थिक संसाधन। अब आर्थिक संसाधन में कौन कौन से होंगे संसाधन? बैंक, डाकघर, बैंक है, डाकघर है, कारखाना यानी कि औद्योगिक इकाइयां, विनिमय केंद्र, उत्पादन केंद्र, आयात निर्यात, है ना, ये सारी चीजें जो आयात निर्यात भी इसके अंतर्गत आएगा। अब निश्चित है कि जब आप आर्थिक संसाधनों के बारे में शिक्षा प्रदान कर रहे हो, समझा रहे हो, तो बालकों को बैंक ले जाकर, डाकघर ले जाकर और वहाँ की कार्य प्रणाली से अवगत कराया जा सकता है, उनके बारे में समझाया जा सकता है। कारखानों में ले जाकर उत्पादन की व्यवस्था कैसी होती है उसको बताया। विनिमय केंद्र जैसे कि मंडियां आदि होती हैं, किस तरह से मंडियों में सामान आता है, कैसे बेचा जाता है, खरीदा जाता है, इसकी जानकारी प्रत्यक्ष रूप से बालकों को वहां ले जाकर उससे संबंधित जानकारी प्रदान की जा सकती है। अर्थात इनका महत्व अपने सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण है संसाधन, जो कि बालक को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करते हैं। फिर ऐतिहासिक संसाधन। अब ऐतिहासिक संसाधनों में कौन कौन से हैं? ऐतिहासिक संसाधनों में जैसे भवनावशेष, भवनावशेष यानी कि भवनों के जो अवशेष वहां हैं, खंडहर, प्राचीन स्थल, ठीक है ना, फिर शिलालेख, मुद्राएं, है ना, किले, मस्जिद आदि, पुरातात्विक केंद्र आदि, ये सारी चीजें जो हैं इनके ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने के लिए हैं।
प्रमुख जो है सामुदायिक संसाधन है। अब निश्चित है कि अब इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हमको ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी लेनी है, जैसे भवनावशेषों के बारे में जानना है, तो हम उन क्षेत्रों पर ले जाकर और वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो अब हमको खुदाई से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनकी जानकारी हमें प्राप्त करनी है, तो उस क्षेत्र पर ले जाकर कैसे खुदाई की जाती है और किस तरह से अवशेषों को प्राप्त करके और इसकी जानकारी हासिल की जाती है कि कौन से समय के हो सके। तो ये चीजें जो है ये एक सामुदायिक संसाधन के रूप में बालक को शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के दौरान प्रभावी बनाने के लिए इनका उपयोग करके और शिक्षा प्रदान करने में सहयोग कर सकता है। मतलब इनके आधार पर सांस्कृतिक संसाधन, सांस्कृतिक संसाधन में निश्चित है कि हमारे जैसे पुस्तकालय, चिड़ियाघर, इसमें है पुस्तकालय, संग्रहालय, चिड़ियाघर है ना, दूरदर्शन, रेडियो स्टेशन, शिक्षा केंद्र, रेडियो स्टेशन, शिक्षा केंद्र आदि, ये हमारे सांस्कृतिक संसाधन हैं। तो अब इसमें स्पष्ट है कि कोई विशेष जानकारी प्राप्त करनी है तो पुस्तकालयों का, संग्रहालयों में बालक पुस्तकालयों का उपयोग किया जा सकता है, जहाँ से कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं लिखित रूप में, पुस्तकों के रूप में या अन्य किसी संसाधन के रूप में एकत्रित करके सुरक्षित रखी जाती है। संग्रहालय यानी कि संग्रहालय में वे अवशेष रखे जाते हैं जो कि किसी हमारे प्राचीन घटना, तथ्य, सूचना या किसी शासक वंश आदि से जुड़े हुए, मानव सभ्यता से जुड़े हुए अवशेष होते हैं, जिनको कि वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। अब चिड़ियाघर में है, चिड़ियाघर में ले जाकर और विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से बालकों को परिचित कराया जा सकता है और पर्यावरण की वजह से इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से इनको नुकसान होता है प्रदूषण की वजह से, इस चीज को हम आसानी से और सरलता से सिखा सकते हैं। यानी कि ये सांस्कृतिक केंद्र है, संस्थान है जो कि सामुदायिक संसाधन के रूप में एक शिक्षक उपयोग करके और बालक को अपने आसपास की विभिन्न सभ्यता, संस्कृति की रक्षा से संबंधित जानकारी बालक को प्रदान कर सकता है, उसमें सहयोग कर सकता है। अगली बात आती है अन्य संसाधन। अन्य संसाधन में आपका आ गया अस्पताल, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। फिर बाद में है आपके यहाँ विधानसभा, पंचायत, आदि, ये जो है अन्य संसाधनों के रूप में होते हैं। अब जैसे हमें हमारी शासन प्रणाली के बारे में जानना है तो विधानसभा या पंचायत में ले जाकर बालकों को आसानी से सिखाया या समझाया जा सकता है। बस स्टैंड, हमारी जो यातायात व्यवस्थाएं क्या है, कौन कौन से साधन है, किस तरह से ये कार्य करते हैं, तो हम इनको स्पष्ट रूप से वहाँ ले जाकर और बालक को उससे संबंधित अनुभव प्रदान कर सकते हैं। अर्थात ये जो बालक के सामुदायिक संसाधन है, जो कि बालक के आसपास में हमारे समाज में उपस्थित है, इनका शिक्षा में उपयोग करके और बालक को पर्यावरण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत कराकर और उसके प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है। आपका प्रश्न है वह है विभिन्न सामुदायिक
सामुदायिक संसाधनों की सूची बनाते हुए पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अधिगम में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं समझाइए। ठीक है, विभिन्न सामुदायिक संसाधनों की सूची बनाते हुए पर्यावरण अधिगम में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलें, घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल